कोई सा क्रेजी फैन मोमेंट रहा कि मैंने जैसे पहली लेटर खोली, whole letter was written with blood and I got so scared. I thought, is it a red ink or it was blood? आपके बहुत सारे वीडियोस भी ऐसे हैं जहाँ पर आप अपनी फ्रेंड दिव्या भारती के बारे में बात कर रहे हैं. वन मेमोरी दैट यू वांट टू टेल अबाउट हर. Very lively girl, very warm-hearted. At least with me, she was very warm-hearted. कॉलेज टाइम में कितने प्रपोजल आते थे? कौन सा एक मोमेंट आप बताओगे? आप बियॉन्ड लेकिन- किचन है और आप हाँ. मुझे किचन में ले जा रहे हैं. मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है किसी के साथ में भी. मुझे लगता है कि मैं जो दिल से क्यूरेट करती हूँ और शौक से बनाती हूँ, प्यार से खिलाना चाहती हूँ, बस. Your favorite 90s co-star? So Akshay was my favorite co-star because we used to have a lot of masti. वेलकम टू रेड एफएम पॉडकास्ट. मैं हूँ जिया एंड टुडे ऑन माय पॉडकास्ट बियॉन्ड किचन मेरा दिल धक धक कर रहा है बिकॉज आई रिमेंबर के लाइक इनोसेंस का अगर चेहरा है तो दैट्स हर. दैट ब्यूटिफुल स्माइल वो अब कहाँ देखने को मिलती है यार. लाइक दैट एरा वाज समथिंग एंड शी इज फॉर मी शी इज नॉट जस्ट 90s स्टार. शी इज पावर हाउस ऑफ ग्रेस, स्ट्रेंथ एंड सब्सटेंस and that fearless personality. I see you on Instagram and I saw the last Instagram post of yours with all the females that जो जीता वही सिकंदर का cast with you and you all are having fun time. ये इतने मजे मजे कर रहे हैं. So I'm so happy to have you in my studio. With me is Aisha Jhulka. With that same pretty smile, that same innocent face. So Aisha, how are you doing? I'm so sorry कि तुम्हें यहाँ पर आने में थोड़ा सा difficult हुआ. That's How's okay. life? Life is good. It was very chaotic 10 minutes back, Okay, but now it's better. it's better. Okay, so ये podcast में let's talk more about you because आपके fans आपके बारे में बहुत सारी बातें जानना चाहते हैं. सबसे पहले about your बचपन, about कैसे आपको realize हुआ कि acting करनी है. और उस era, वो वाला era तो बहुत ही अलग था for females compared to today. Even today it's difficult, but compared to that era it's little lesser. तो वो era में कैसा आपने अपना ड्रीम पूरा किया ऑफ एक्टिंग? क्या आप हमेशा से एक्ट्रेस बनना चाहते थे? हाउ वाज इट? So ऐसा है कि इतने सारे सवाल हैं आपके. हाँ. और जवाब भी मेरे उतने ही सारे हैं. सबसे पहले तो जब बचपन की बात की तो बचपन मेरा सी आई एम एन एयरफोर्स किड. ओके, तो मेरे पापा एयरफोर्स से हैं और सर्विसेज की वजह से हम अलग अलग जगहों पे पोस्टेड होते थे और ट्रैवल करते रहते थे. कहीं 3 साल, कहीं 2 साल, लाइक वाइज वेरियस प्लेसेस इन द कंट्री. तो बचपन में कभी ऐसे नहीं सोचा था कि एक्ट्रेस बन जाएंगे या एक्टिंग हो जाएगी या कुछ इस तरह से. बचपन मेरा बहुत ही मस्त मौला टाइप था. नटखट थी मैं बहुत, अभी भी हूँ. Okay. लेकिन शरारती थी, मस्तियाँ करती थी. और फिर कैसे होता है, पढ़ाई है, ये है, वो है, फिर धीरे धीरे बड़े होते हो, फिर करियर लेना है कोई, तो फिर क्या सब्जेक्ट्स चूज करें. तो मैंने फैशन डिजाइनिंग चूज किया था. लेकिन एक एज के बाद फिल्मों का शौक बहुत था देखने का. मेरी जो ग्रैंड मदर थी, नानी, उनको फिल्में देखने का बहुत शौक था. ओके. तो जब वो दोपहर को सारे काम खत्म हो जाते थे तो फिर एक ग्रैंड चाइल्ड कोई भी पकड़ लेती थी कि चलो पिक्चर दिखाती हूँ और हम लोग फिल्में देखने जाएंगे. और सबसे ज्यादा मैं उनके साथ जाती थी. Okay. तो मुझे बहुत शौक था. और तब क्या था कि जब आप छोटे होते हैं या आप अपने टीन्स में आ रहे होते हैं तो आप फैंटेसाइज करते हैं, वो फिल्में देखते हैं, वो आपको it transports you to a different world. Yes. And you start dreaming. और फिर जैसे आप थिएटर से बाहर निकलते हैं वो ड्रीम आपका कोलैप्स कर जाता है. हाँ. फिर घर आके वापस पढ़ो. हाँ. वापस तो लेकिन कहीं एट द बैक ऑफ माई माइंड आई ऑलवेज यूज्ड टू एंजॉय वॉचिंग फिल्म्स. और ये तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि आप दिल्ली में रहती थी मैं तब. ओके. कि वहां से अब हम मुंबई कैसे जाएंगे और फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, ऐसा कभी ख्याल आ नहीं पाता था. लेकिन लगा कभी कि एक्ट्रेस को देखकर लगा यार ऐसा डांस करना है या ये वाली एक्ट्रेस को फॉलो करना है? कभी ऐसा इंस्पिरेशन
उस टाइम के लिए किया था? आई थिंक आई वाज टू यंग फॉर दैट, यू नो। आजकल के बच्चे 10-11 साल में ही बहुत अवेयर होते हैं। हाँ, हम लोगों का वो नहीं था, इसलिए शायद वो एक इनोसेंस साथ में चलती आई, यू नो, काफी देर तक। ओके, लेकिन जब मैं बचपन से कथक सीखती थी। ओके, सो आई बीन अ कथक डांसर। मैंने विशारद किया है कथक में, ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स दिए हैं 13 साल। तो 5 साल की उम्र से मैंने कथक शुरू किया था सीखना। ओके, और फिर 1988 में मैंने बैक टू बैक 4 ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीते थे। ओके, और उसमें मैं मिस दिल्ली बनी, मिस मसूरी बनी, मिस नेवी क्वीन बनी। सो बैक टू बैक मैंने जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीते, उसके बाद जब स्टेज पे यू नो वो कॉन्फिडेंस लेवल अलग हो गया, तब मुझे लगा कि मैं तो फिल्म्स में भी काम कर सकती हूँ। आई विश मैं फिल्म्स में काम कर सकूँ, यू नो। ओके, और कई बार मस्ती मजाक में मैं अपने सब कजन्स को और एक्सटेंडेड फैमिली को बोलती थी कि मुझे मौका मिलेगा ना तो मैं तो इंडस्ट्री में चले ही जाऊंगी। लेकिन ये बताओ कि यू आर ऑलवेज सो ब्यूटीफुल एंड दैट स्माइल एंड दैट इनोसेंस यू हैव ऑन योर फेस, तो कॉलेज टाइम में कितने प्रपोजल आते थे? कौन सा एक मोमेंट आप बताओगे कि इस तरह का कोई उस टाइम पे जो था वो लव लेटर्स या ऐसे कुछ आपके पास किया गया? हमारे ना मेरे मामाज जो थे ना वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। ओके, तो सवाल ही नहीं था कि कोई मामाज आर वेरी लड़का, पॉपुलर एट दैट वेरी टाइम। पॉपुलर, एंड सवाल ही नहीं था कि कोई लड़का फटक भी जाए पास में, यू नो। अच्छा, तो और गर्ल्स स्कूल में हम पढ़ते थे। आई एम फ्रॉम लोरेटो कॉन्वेंट, दिल्ली। सो ऐसा कोई लव लेटर्स तक तो बात कहीं पहुंची नहीं। एडमिरेशन होती थी, हम भी देखते थे लड़कों को, लड़के तो देखते ही थे, यू नो। एंड इट वाज ऑलवेज अ वेरी मोमेंट्री थिंग, यू नो। कभी ऐसा नहीं मेरा कभी स्कूल में कोई लव अफेयर नहीं हुआ, या कोई अफेयर होता क्या है वो भी उस टाइम पे रिस्ट्रिक्शन थी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। सो कंसंट्रेशन वाज मोर ऑन वर्क, स्टडीज, यू नो। जो भी आप घर में कर रहे हो या मस्तियाँ, हम लोग वी वर होल बंच ऑफ कजन्स एंड फ्रेंड्स। तो ऐसे ही चला गया बचपन, पता नहीं लगा। लेकिन जब मैंने मिस मसूरी जब मैं बनी थी, तब मुझे एक फिल्म का ऑफर आया था। और उन दिनों जब कॉन्टेस्ट में आप पार्ट लेते थे तो कहते थे कि विनिंग प्राइजेस में फिल्म ऑफर। ओके, ओके, सो मैं जब मिस मसूरी बनी तो शहनाज हुसैन जी जो हैं उन्होंने मुझे क्राउन किया, और मैग्नम वालों ने मुझे फिल्म ऑफर की। Okay. बट that time my parents and my family said no because I was giving my exams, and they said कि नहीं, ये तो this is not happening। तो वो fizzle out हो गया, हमने accept ही नहीं किया, हम गए ही नहीं, बॉम्बे आए ही नहीं, कुछ नहीं हुआ। और exactly कुछ 8 या 9 महीने के बाद मैंने एक छोटा सा मॉडलिंग असाइनमेंट किया इंटरनेशनल रेमंड के लिए। ओके, और उसमें गौतम राजाध्यक्ष ने मेरे फोटोग्राफ्स खींचे थे। ओके, ये दिल्ली में ही हुआ था। और पंडरी दादा जो हैं काफ़ी नोन हमारे मेकअप के मास्टर रहे हैं, उन्होंने मेरा मेकअप किया था। और उन्होंने कहा कि भाई ये तो फोटोग्राफ्स बड़ी अच्छी आ रही है, एंड गौतम सेड कि यू तो शुड बी इन फिल्म्स। तो मैंने कहा मैं भी यही कहती हूँ सबको, लेकिन वो सुनता ही नहीं है। तो आप बॉम्बे रहते हैं तो आप जाकर मेरा फिल्म्स के अंदर बात कीजिए, एज इफ इट वाज, यू नो, इट वाज अ वेरी किडिश वे ऑफ पुटिंग इट अप। तो मैंने वो फोटोग्राफ्स वगैरह वो बॉम्बे आए, उन्होंने सर्कुलेट करी, और मुझे 88 एंड में, आई थिंक 88 एंड में मुझे मुंबई से ऑफर आया कुर्बान फिल्म का। ओके, दैट्स हाउ आई केम। ओके। सो जितना स्ट्रगल करना पड़ता है एक फिल्म को हासिल करने के लिए, इतने सारे ऑडिशंस देने पड़ते हैं, यू डिडंट हैव टू गो थ्रू ऑल दैट स्ट्रगल? No, I've been very lucky. Wow. I didn't have to go through those struggles. मैंने एक ऑडिशन दिया कुर्बान फिल्म का, और वो फिल्म मुझे मिल गई। और उसके बाद मैं बहुत इनोसेंटली काम करती थी, दिल से, you know? Okay. कुछ ऐसा फॉर्मली ट्रेन्ड या ग्रूम्ड, यू नो, वो तैयारी करके आने वाला टाइम था ही नहीं हमारे पास। Okay.
तो उसके बाद जब मैंने कुर्बान की शूटिंग शुरू की, उसके बाद मुझे बैक टू बैक 4-5 फिल्में मिली ओके। while the shooting was going on. एक्टिंग की कभी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं लिया आपने? नहीं, मैंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली। मैंने जब कुर्बान की हम शूट शुरू कर चुके थे, तो हमारे पास थोड़ा सा वक्त होता था, तो मैंने रोशन तनेजा के यहाँ जाकर जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या यू नो व्हाट इज दिस लाइन ऑल अबाउट, और वो डिक्शन के ऊपर, और बहुत अच्छे से वो सिखाते थे कि ऐसे। तो एक छोटा सा क्रैश कोर्स 15-20 दिन का कुछ किया था। ओके ओके। सो जब आपने 90s में जब जो फिल्में आपकी एकदम ही सुपर हिट रही एंड यू बिकेम दैट फेज के हर कोई देखना चाहता है, टेल अस दैट दैट मोमेंट जब थोड़ा वो वहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ डिफिकल्टी लगी, थोड़ा सा नर्वसनेस आया कि यार ये मैं नहीं कर पा रही हूँ, या एनी स्ट्रगल दैट यू वेंट थ्रू टू रीच देयर? सी आपका स्ट्रगल जो वर्ड है ना, वो बहुत तरीके के स्ट्रगल्स हो सकते हैं। ओके। जरूरी नहीं है कि आपको फिल्म लेना ही स्ट्रगल हो, उसके अंदर काम करना, नर्वसनेस तो होगी ही, वो तो आज भी होती है जब कैमरा फेस करते हैं, तो ओके। थोड़ा सा वो एक बटरफ्लाइज इन द स्टमक रहता है। एंड different kinds of struggles were there, like my family had to shift from Delhi to Mumbai. So my dad had to take premature retirement because he was not getting the posting in Mumbai. My sister had to change school. We had to come, in a stipulated time of 6-8 months or a year, and shift everything and make Mumbai the base. The entire extended family, friends, everybody's in Delhi, and then to come to a city, and then so there were various different kinds of struggles. Okay. So, but the positive part was, and why we could get through this whole thing was because we were together. The family was together. Okay. And वो मेरी मम्मी की एक शर्त थी कि मैंने अकेले नहीं छोड़ना है इसको, हमने सबने साथ में रहना है. Okay. Okay. So that was definitely a small little struggle. So tell me about that moment when you thought that you have arrived. अब मतलब I never thought I have arrived. I always used to work hard. I never, thought कि oh, now I've arrived and now this is the thing and this is it, and it never struck me and it never came to my mind. टाइम ही नहीं होता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. फिल्म हिट होती थी, हम बड़े खुश होते थे. स्ट्रगल्स, एक सेट से दूसरे सेट पे जा रहे हो, आप सारा दिन काम कर रहे हो, 5-5, 6-6 शिफ्ट्स कर रहे हो, 10-12 फिल्में आपने साथ में साइन की हुई हैं, तो टाइम नहीं था कहीं पे भी सोचने का. बस आई वॉज ऑलवेज वेरी हैप्पी व्हेन अ फिल्म डिड वेल, बट आई नेवर let it go to my head ever. Okay. बहुत ही पीक पर आके आपने अपने करियर से ब्रेक लिया था. वो डिसीजन आपने कैसे लिया? बिकॉज सबसे ज़्यादा इनसिक्योरिटी उसी टाइम पर आती है कि आगे भी वही करना है, कि आगे की फिल्म हिट होगी, दोज काइंड ऑफ थॉट्स आते हैं कि आगे मेरा स्टेप क्या होना चाहिए. सो व्हाई डिड यू डिसाइड, और व्हाट मेड यू डिसाइड, और आगे का क्या प्लान था? टेल अस अबाउट दैट फेज, बिकॉज आई एम श्योर कि काफी सवाल आपके दिमाग में आते हैं और आप जगल करते हो कि आगे क्या स्टेप होना चाहिए. पता नहीं, इतना मुझे अभी याद नहीं है कि क्या इतना माइंड में घूम रहा था उस टाइम, बट एक चीज जरूर थी कि मैंने लगातार बहुत साल काम किया, ऑलमोस्ट टचिंग 20 years. सो 15 साल 16 साल अगर आप लगातार बैक टू बैक काम करते हो और बड़ी यंग एज से आप शुरू करते हो, तो फिर कहीं जाके आपको आपकी फिल्म हिट हो रही है और लोग आपके पास आ रहे हैं और आप राइट लेफ्ट एंड सेंटर फिल्म साइन कर रहे हो, कहीं जाके लगा था कि रोल्स बहुत मोनोटोनस हो रहे हैं. Okay. बहुत सिमिलर टाइप की फिल्में मैं कर रही हूँ. Okay. तो मुझे कहीं जाकर थोड़ा सा एक स्टेप बैक लेना था, टू वेट फॉर दोज nice meaty roles. Okay. And also I wanted to travel, I wanted to do a lot more things in life. तो वो हो नहीं पा रहा था because बहुत ज़्यादा
वक्त, मतलब कई बार तो मुझे मेरी फैमिली को मिलने के लिए वक्त नहीं मिलता था। मैं एक सेट से दूसरे सेट में घर जाती थी तो वो सो रहे होते थे, मैं घर से निकलती थी तब वो सो रहे होते थे। इट वाज अ वेरी टीडियस फेज। तो आई थिंक आई गॉट टायर्ड एंड आई फेल्ट कि थोड़ा ब्रेक लेना जरूरी है। Okay. And that was a joint decision. I spoke to my family and I said कि भाई थोड़ा सा ब्रेक लेना है। Obviously I don't, when you're transforming yourself, when you're growing up, when you are also maturing, तो आपको एक जंप मारनी होती है, एक एज से दूसरी एज में जाने के लिए। Okay. तो वो थोड़ा सा फेज मेरा था कि मुझे एक नॉर्मल जिंदगी भी जीनी थी। इन दोज टाइम्स ना एक स्टीरियोटाइप होता था फीमेल्स के लिए कि अगर शादी कर ली तो फिर रोल्स नहीं मिलेंगे आपको, एक उस टाइप की ऐसी स्टीरियोटाइप्स चीज़ें फीमेल्स के लिए बोली जाती थी। तो व्हाट इज़ दैट वन स्टीरियोटाइप यू स्ट्रगल्ड विथ, जैसे कि इतना ओपन, या ऑल्सो मीटी रोल्स की अगर हम बात करें तो उसके लिए भी इतना ऑप्शंस नहीं आता था। तो आज OTT है तो बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, बट उस टाइम पे व्हाट इज़ दैट वन थिंग कि आपको थोड़ा सा इरिटेशन होती थी कि यार ये नज़रिया था उस टाइम पे उस एरा में, और उससे आपने काफ़ी डील किया। यही है कि आप चाहते हैं कि आपको जस्ट रनिंग अराउंड ट्रीज या जस्ट डूइंग द टिपिकल रोल्स के अलावा भी एक सीरियस एक्टर की तरह से आपको अच्छे कैरेक्टर्स मिले। मैंने बहुत अच्छी फिल्में की हैं, बहुत अच्छा काम किया है, आई हैव नो रिग्रेट्स ऑफ दैट। बट हमेशा होता है ना, दिल मांगे मोर, तो यू वांट मोर, यू फील कि ये कैरेक्टर्स मैं कर सकती हूँ, मुझे कोई डायरेक्टर एक्सप्लोर करे, कोई तो वो एक फ्रस्ट्रेशन हमेशा से रहती है मन में कि कुछ मिले। उसमें कोई फिल्म मिलती थी अच्छी जिसमें आपका रोल अच्छा होता था, फिर आप या तो फिल्म नहीं चलेगी तो उसके बारे में बात नहीं होती थी, या फिर उससे आपको कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ, दैट काइंड। और तब OTT अगर होता तो ट्रांसफॉर्मेशन वुड हैव बीन वेरी सिंपल एंड इजी। आज के डेट्स में ये OTT इज अ बून, स्पेशली फॉर एक्टर्स लाइक अस, कि आप कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं कैरेक्टर्स को, और आपके अंदर वो कोई डायरेक्टर में अगर कॉन्फिडेंस हो कि ये लेके ये रोल कर सकेगी, जैसे मैंने हश हश किया तो उसमें कैरेक्टर एकदम डिफरेंट था, शेड्स ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव कॉम्प्लेक्सिटीज, ये सब था। तो मजा आता है ऐसे करने का। तो एक एक्टर का अंदर से बहुत सारे रीजंस होते हैं। आप पैसा कमाना चाहते हो, आप फेम लेना चाहते हो, आप अपना नाम बनाना चाहते हो, आप घर खरीदना चाहते हो, सो मेनी थिंग्स आर देयर, लाइक एनी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो ऐसे ही एक डिजायर होती है टू डू गुड रोल्स। ये उस टाइम पे थिएटर जाने के लिए लोग वेट करते थे कि अब ये आया है पोस्टर, हमें देखना है ये फिल्म, ये जोड़ी बहुत पसंद आ रही है, लेकिन अब थिएटर के हाल वैसे नहीं है। आई नो, बट आई थिंक आई मिस दोस टाइम्स। आई थिंक वो बहुत अच्छा और खूबसूरत टाइम था। फिल्म्स घर पे नहीं आप देख पाते थे, वहीं जाना पड़ता था। हाँ। ब्लैक होता था, टिकटें बिक रही हैं, सो इट वाज अ वेरी नाइस टाइम। एंड आई फील दैट वो वक्त बरकरार ही रहना चाहिए थिएटर्स का, क्योंकि फिल्में आज भी थिएटर में देख के मजा कुछ और ही आता है। क्या मिसिंग है आज जो पब्लिक थिएटर में नहीं जा रही है आपके हिसाब से? बिकॉज बहुत जल्दी फिल्म्स मेरे ख्याल से घर में आपके लिविंग रूम में आ जाती हैं। Okay. तो शायद लोग सोचते होंगे कि थिएटर की, बिकॉज ऑल्सो इट्स बिकम वेरी एक्सपेंसिव फॉर नॉर्मल पर्सन टू गो टू अ थिएटर। टिकट्स एक्सपेंसिव हैं, शायद वो भी एक इशू हो सकता है। फिर फिल्म्स की एक्सपेक्टेशन तो लोगों की बहुत ज्यादा रहती है ना, कि हर फिल्म बहुत अच्छी चलनी चाहिए। हाँ। तो जब फिल्म चलती है तो थिएटर भरे रहते हैं, और जब फिल्म नहीं चलती है तो फिर वो वर्ड ऑफ माउथ से कि अच्छा ये तो अभी आई जाएगी OTT पे, तो देख लेंगे तब। Okay. So I think that could be one of the reasons. So also कंट्रोवर्सीज और बहुत सारी बातें सेलेब्स के बारे में उस टाइम पे, अफवाहें और बहुत सारी जस्ट रैंडमली बहुत सारी चीज़ें आ जाती थी। कंपेयर टू टुडे इट्स लिटिल लेसर, बट पहले तो बहुत ज़्यादा होता था। सो व्हाट इज़ वन बिजार कंट्रोवर्सी दैट यू हर्ड अबाउट योरसेल्फ इन दैट एरा? बिकॉज आप हीरोइन हैं, आप बहुत पॉपुलर हैं, तो बहुत सारी
कंट्रोवर्सी नहीं होगी तो फिर पॉपुलैरिटी भी तो नहीं होती. But one bizarre news you heard about yourself. Well, when I entered the industry, the most bizarre thing that I read on a magazine cover with my picture was the most controversial newcomer. जबकि मेरे साथ कोई controversies थी ही नहीं. ये तब की बात बता रही हूँ जब मेरी फिल्म शायद रिलीज भी नहीं हुई थी. Okay. और मैंने साइन की थी कई सारी फिल्में. जो जीता की थी, खिलाड़ी की थी, कुर्बान थी, मीत मेरे मन की थी, काफ़ी सारी फिल्में साइन की थी. तो मोस्ट कंट्रोवर्शियल न्यू कमर का जो मुझे टैग दिया, ऑफ कोर्स वो धीरे धीरे चला गया, घूम गया. बट सो मुझे लगता था कि कुछ भी लिखने के लिए आप लिख देते हो, यू नो. ऐसा कुछ कंट्रोवर्सीज थी ही नहीं, कोई फिल्म ही रिलीज नहीं थी तो कंट्रोवर्सी कहाँ से होनी थी. बट that was a very that I can never forget. In fact, I laugh about it now. But उस टाइम पे डेफिनेटली लगा होगा कि ये क्या है, यू नो. व्हाई सी आज नहीं कंट्रोवर्सीज होती है, ऐसा नहीं है, आज भी होती है. पर बहुत ज्यादा आई थिंक बिना सोचे आज भी होती है ऑब्वियसली. बिना सोचे भी होती है. हाँ. लेकिन तब क्या था कि टैबलॉइड्स जो थे ना, they were very prominent in the face. Okay. मैगजीन्स हैं, पेपर्स हैं, यू नो, कई सारी चीजें इन द फेस थी. अब क्या इतना सारा आपका मीडिया है, सोशल मीडिया है, फिर आपके इतने सारे, अब तो सब टैबलॉइड्स भी बेचारी धीरे धीरे खत्म हो रही हैं. सो पीपल ऑल्सो हैव बिकम वेरी स्मार्ट, यू नो. उनको लगता है हाँ ये आज है कल नहीं है. उस टाइम ऐसे नहीं था, बड़ा सीरियसली ले लेते थे हर न्यूज को, यू नो. ओके ओके. अच्छा, आई रेड अबाउट यू एंड जब आपने अपने इंडस्ट्री से ब्रेक लिया एंड आप यू नो लाइफ से और भी कुछ चाहते थे, लाइक यू सेड ट्रैवल एंड ऑल, आई रेड अबाउट यू कि आप शादी तो नहीं करना चाहते थे, यू वांटेड समथिंग एल्स फ्रॉम लाइफ, और आपने अपने फैमिली के साथ डिस्कस कर भी लिया था. सो टेल अस अबाउट दैट, क्योंकि आप, मुझे लगता है आपने हर स्टीरियोटाइप जो फीमेल्स को लेकर होता है वो ब्रेक किया हुआ है और आपने अपने खुद के डिसीजंस लिए हुए हैं. हाँ, Okay, मैं so, हमेशा हाँ. लाइफ में अपने खुद के डिसीजंस लेती हूँ. और वो जरूरी नहीं है हमेशा सही भी हो, लेकिन गलत हो सही हो उसका ओनस मेरा है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है. ओके ओके. सो टेल अस अबाउट दैट थिंग, नो, कि आपने किस तरह से डिसाइड किया एंड व्हेन यू एंटर मैरिज. अभी तो यू नो वर्किंग है, उस टाइम पे मैरिज को भी एक तरीके से कंसिडर किया जाता था कि अब आप इसमें जा रहे हो तो आप करियर नहीं चूज कर सकते, आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे. बट आई हैव सीन योर जर्नी, इट इज नॉट एट ऑल दैट टाइप्स. सो टेल अस अबाउट दैट कि जब बिल्कुल शादी नहीं करनी से लेकर आपने शादी की. शादी ना करने का की जो सोच थी, वो रीजन ये था कि जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत यंग एज से काम कर रही थी. तो जब आप ही देख लीजिए, आप 16-17 के होंगे तो आपने बहुत अपने फ्रेंड्स के साथ घूमे, ट्रैवल किया फैमिली के साथ, आपने और बड़ी सारी चीजें एक्सप्लोर की होंगी. वो वक्त मैंने नहीं गुजारा, तो मुझे वो रिवर्स में गुजारना पड़ा कि चलो अब मैं अब 20 साल के बाद मैं 26, 27, 28 में जाकर अपनी जिंदगी जीऊंगी, ट्रैवल Okay. करूंगी. Okay. सोशल वर्क का मुझे बहुत शौक था, Okay. तो वो करूंगी. मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, यू नो, विद स्लम चिल्ड्रन एंड अंडर प्रिविलेज्ड, बहुत विद लॉट ऑफ women, you know, where they were in स्लम्स में हो या कहीं भी अंडर प्रिविलेज हो, उनकी प्रॉब्लम्स. तो हमारा एक ग्रुप था 14-15 लोगों का. हम लोग इस तरह की वॉलंटियर सर्विसेज बहुत करते थे और मुझे बहुत मजा आता था. इनर सेटिस्फैक्शन मिलती थी. एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज थिंक कि अगर मुझे, दैट वाज माय माइंडसेट बैक देन, कि अगर मुझे ये सब करना है तो शादी करके तो मैं बंद जाऊंगी, फिर तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, यू नो. आप पहले काम में इतने साल गुजार दिए, उसमें तो आपकी चॉइस है, तो आपको प्यारा लगता है वो काम तो आप कर रहे हो, और लेकिन उसमें वक्त नहीं निकल पा रहा है इन चीज़ों के लिए. फिर जब वक्त आपने निकाला ये सब करने का, फिर आप शादी कर लोगे तो फिर वक्त नहीं निकलेगा, यू नो. दैट वाज द माइंडसेट. Okay. एंड बट अगेन आई वुड से आई वाज लकी दैट आई फाउंड अ मैन जिसको समझ आया कि फ्रॉम वेयर आई एम कमिंग, एंड आई explained कि भाई this is me, this is who I am and this is who I want to be. तो मेरे लिए शादी ही एक अल्टीमेट गोल लाइफ का नहीं था, यू नो. कंपेनियनशिप ऑफ कोर्स इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ,
बट दैट वाज नॉट माय अल्टीमेट गोल. ओके. एंड उस टाइम जब आप अपने इर्द गिर्द देखते हो, सुनते हो, या आप फैमिलीज देखते हो, तो मेरे शायद थिंकिंग में यही था कि अ मैन कैन नेवर अंडरस्टैंड अ वुमन कि ये करना चाहती है, तो आई हैव टू बी अ गृहिणी एंड आई हैव टू डू एवरीथिंग लाइक हाउ अ वाइफ इज सपोज्ड टू बी एंड ऑल दैट. But I again felt lucky that I found a man who understands me, who's independent. जिस तरह की लिबर्टी मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे दी, एक इंडिपेंडेंस दी, एक फ्रीडम दी, कुछ भी करने की, मेरे हस्बैंड ने भी मुझे वही फ्रीडम दी कि जो भी दिल करता है करो, और जहाँ तुम्हें खुशी मिलती है वो एक्सप्लोर करो, और जहाँ जहाँ मेरे साथ की ज़रूरत है तो मैं साथ खड़ा. ओके. ओके. सो व्हेन यू एंटर मैरिज, ओके, बहुत सारी अगेन चीज़ें होती हैं कि एक फीमेल से एक्सपेक्ट करते हैं. यू अडॉप्टेड 2 विलेजेस इन गुजरात, ओके, और आप इतना, जैसे आपने कहा कि वो आप पहले भी करते थे और आप ये कंटिन्यू करना चाहते हो, ओके, एंड योर डिसीजन वाज कि मैं उस पर ज़्यादा ध्यान दूँ एंड आई वांट टू अडॉप्ट 2 विलेज, और वहाँ पर जितने भी लोगों को इश्यूज़ हैं वो आप उस पर काम करते हैं. तो हस्बैंड की फैमिली भी होगी और फैमिलीज़ में जो भी है लोग भी हैं, तो दैट व्हाट इज़ दैट कि कुछ ऐसी बातें बोली गई होंगी जो आपने ध्यान नहीं दिया, कि बिकॉज़ ऑल द फीमेल्स जिनका माइंड होता है वो सोचते हैं कि वो करना है, पर वो फिर जब 10 चीज़ें उनको सुनाई देती हैं, वो नहीं करती हैं जो वो करना चाहती हैं. बस यही फर्क है कि हाँ. वो 10 चीजें जो उन्हें सुनाई देती है वो मुझे सुनाई नहीं देती. ओके. मैं सुनती नहीं. पर वो 10 चीज़ें क्या क्या सुनाई दी आपको कि नहीं, किसी ने कुछ भी हिम्मत ही नहीं की? नहीं, ओके. नथिंग लाइक दैट. और मैं दूसरी बात बोलूं कि मुझसे कहीं ज्यादा मेरे हस्बैंड का योगदान है इन विलेजेस को अडॉप्ट करने में, इन बच्चों को अडॉप्ट करने में, और उनका माइंडसेट मुझसे कहीं ज्यादा है. अगर मैं 200 बच्चों को पढ़ा सकती हूँ या 200 डॉग्स को खाना खिला सकती हूँ स्ट्रेस को, तो वो 500 को कर सकते हैं. उनका इतना ज्यादा पैशन मुझसे कहीं ज्यादा है. ओके. एंड आई थिंक तभी हमारे माइंडसेट्स मिले हैं. दूसरी बात है कि मेरे फादर इन लॉ बहुत ज्यादा ब्रॉड माइंडेड थे, ओके. और वो, मैं उनकी फेवरेट थी हमेशा, और उन्होंने कभी भी मेरे किसी भी डिसीजन को कोई और फैमिली मेंबर को ओवररूल नहीं करने दिया. ओके. So, I don't know. I mean, I always say I'm very lucky, and I really thank God for that. कि मेरे पेरेंट्स से लेके मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, सब सपोर्ट सिस्टम वाज कि जा जी ले अपनी जिंदगी, Yeah. it was like that. So I don't think that I ever faced any. जब मैंने अपने कोई भी डिसीजंस को अपनी फैमिलीज के साथ डिस्कस किया, तो कभी भी मुझे कोई नेगेटिव मुंह पे ऐसे किसी ने नेगेटिवली नहीं बोला कि ये क्यों, और ना ही मैं सुनती एक्चुअली. ओके. बिकॉज अगेन मैं तब भी कोई 15-20 साल की तो थी नहीं. आई वाज मच मोर मैच्योर एंड मोर एक्सपीरियंस्ड इन लाइफ. तो अपने डिसीजंस हम खुद ले सकते हैं, यस. और लेने चाहिए, क्यों नहीं. ये प्रायोरिटीज की बात है. मेरी प्रायोरिटी जो है वो जरूरी नहीं आपकी भी वो आपकी कोई और प्रायोरिटी होगी, लेकिन अपनी खुशियों पे अटल रहना और उन्हें अचीव करने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनाना, वो हमारे अंदर ही होता है. अनफॉर्चुनेटली जब आपको सराउंडिंग्स ऐसे मिलते हैं जो आपको सपोर्ट नहीं करते, तो जर्नी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है शायद. ओके. सो जब हम प्यार की बात करते हैं, यू एंड योर पार्टनर दोनों ने काफ़ी सक्सेसफुली, यू मस्ट हैव हैड योर ओन स्ट्रगल्स जो हर कपल्स में होते हैं. तो व्हाट इज़ दैट वन थिंग आप एडवाइस दोगे कि अगर तुम्हें रिलेशनशिप में रहना है, जो आजकल आपको लग रहा है देख के कि बिकॉज मूव ऑन इज़ वेरी हैपनिंग, देयर आर सो मेनी एप्स के अरे नहीं जम रहा है, चलो ऐप्स पे चले जाओ, डेटिंग ऐप्स में पार्टनर फाइंड करो. तो आपका क्या एडवाइस होगा कि अगर प्यार है तो उसमें, अगर किसी रिलेशनशिप को रखना है तो तुम दोनों में क्या केमिस्ट्री होनी चाहिए? देखो, ऐसा है कि ये बहुत ही लंबा डिबेटेबल टॉपिक है, बिकॉज हर एक की परिभाषा प्यार की अलग है. हर एक का नजरिया, और प्यार भी बदलता रहता है, सो I myself, I don't see that word as a very big thing, कि love जो word है वो बहुत ओवर मीनिंगफुल है. वो मीनिंगफुल तभी होता है जब दो इंसान एक दूसरे के साथ
सेम थॉट प्रोसेस, सेम कंपैशन, सेम एडजस्टमेंट के साथ चले, यू नो. तो आई डोंट नो, इफ यू टेल मी कि व्हाट इज लव, आई डोंट नो व्हाट इज लव. Okay. बट आई फील कि मैं एडवाइस देने वाली कोई भी नहीं हूँ. सब अपने अपने एक्सपीरियंस के साथ में चलते हैं. मेरा जो एक्सपीरियंस है, हो सकता है मुझसे कहीं बेहतर और लोगों का एक्सपीरियंस हो. So what has worked well for you? आई थिंक व्हाट वर्क्स वेरी वेल इज दैट आपको अपने अंदर खुशी ढूंढनी सीखनी चाहिए. Okay. पहली बात, हमेशा दूसरे पे डिपेंडेंट रहना अपनी खुशियों के लिए, अपने जीवन के हर चीज के लिए, वो आपको अनहैप्पीनेस ही देगा. क्योंकि आप, वो आपका पार्टनर हो या आपके पेरेंट्स हो या आपके फ्रेंड्स हो, इफ यू आर एक्सपेक्टेशन, ओवर एक्सपेक्टेशन है, यू नो, एक्सपेक्टेशन किल्स जॉय दे से. Totally. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हर जगह पे आपको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं. वो चाहे लाइफ है, चाहे पार्टनर है, चाहे बच्चे हैं, चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे कोई भी, आपको कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है, आपको एडजस्ट भी करना पड़ता है, सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं. तो ये जीवन है और इसके बहुत सारे पहलू हैं. यू कैन नॉट से कि मैं ये नहीं करूंगी तो मेरा ये होना चाहिए. यू हैव टू, उसमें प्लस माइनस अप्स डाउन्स, आपको उनको डील करने के लिए अंदर की स्ट्रेंथ को स्ट्रांग रखना पड़ता है. अगर आप वीक हैं और आप डिपेंड कर रहे हैं दूसरे के ऊपर हर चीज के लिए, तो वो खुशी आपको नहीं मिलेगी. मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट. Yes. सो लाइक यू सेड राइटली कि अप्स डाउन्स मेरी भी जिंदगी में होते हैं, हर एक के जिंदगी में होते हैं. बट दैट डजंट मीन कि आप उसको ब्रूड करके रोकर, आपको रास्ता निकालना पड़ता है. इट बी लाइक वाटर, जस्ट फाइंड योर वे एंड लर्न टू बी हैप्पी. Great. Okay, so आप अभी जो है, आप नानी की रेसिपीज की बात हो रही है और 11th को आपका एक बहुत ही अमेजिंग इवेंट है. टॉकिंग अबाउट किचन, आपको खाना बनाने का बड़ा शौक है. टेल अस अबाउट दैट, बिकॉज कई बार इस जो बियॉन्ड किचन पॉडकास्ट है, बियॉन्ड किचन दैट इज, आप बियॉन्ड लेकिन- किचन है और आप हाँ. मुझे किचन में ले जा रहे हो. हाँ, क्योंकि किचन आपका पैशन है फिलहाल, एंड योर दैट्स योर चॉइस एंड यू आर हैप्पी अबाउट इट. Yes. किचन इज नॉट अ प्रॉब्लम. No. इट्स जस्ट, अगर आप उस पर घूम के राउंड एंड राउंड में अगर आप अपने पैशन और ड्रीम्स को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो आई थिंक इट्स जस्ट बहाना. आई थिंक यहाँ पर एक आपको मैं इसलिए आई वांटेड टू रियली फीचर यू इन माय पॉडकास्ट कि ये आपका पैशन है और आप कितना उसको हैप्पीली कर रहे हो और आप क्या क्या कर रहे हो उसके साथ. सो टेल अस अबाउट दैट फर्स्ट. तो ऐसा है, मेरी किचन की जर्नी भी बड़ी मस्त है. हाँ. आपको सुन के हंसी भी शायद आएगी. जब मैं छोटी थी ना, तो मैं देखती थी मेरी नानी किचन में खाना बना रही हैं और हमें ब्राइब करती थी कि हमारी हेल्प करो, किचन में मटर छीलो, ये पत्ते साफ करो, ये ऐसे इसको पानी से धोकर लाओ, तो मैं पिक्चर दिखाने ले जाऊंगी. अच्छा. एक्चुअल इंटरेस्ट था पिक्चर देखने का. और उस चक्कर में हम किचन में घुस जाते थे कजिन्स. और मैं ज्यादा मक्खन लगाती थी, ज्यादा काम करती थी कि मुझे पिक्चर देखने के लिए मौका मिलेगा इनके साथ जाने का. हाँ. लेकिन पहली बार अगर किसी भी कढ़ाई के अंदर कोई तड़का लगाया, तो मेरी नानी ने मेरा हाथ पकड़ के मसालेदानी में ऐसे चुटकी से वो उठवाया मसाला और उसमें गिराया. एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. आई फेल्ट अ लॉट ऑफ जॉय इन दैट. Okay. आई फेल्ट, ओ माय गॉड, दिस इज अनदर आर्ट, यू नो. कि और फिर मेरी मम्मी हैं, मासी हैं, नानी हैं, या कोई भी फैमिली की लेडीज हैं, वो कभी भी जॉब की तरह नहीं करती थी. मैंने नहीं देखा. हमेशा मैंने देखा, खास तौर से मेरी नानी को, वो तो इतने पैशन से खाना बनाती थी किचन में खड़े होकर कि सारी फैमिली ने खाना है. एंड दे, वी आर अ लार्ज फैमिली, सो इतनी फैमिली ने खाना है, डिनर सबने साथ में करना है, दिन में चाहे कोई कहीं भी खाए. तो वो जो पैशन था उनका, खुशी थी. और हमेशा उनका एक ही कहना था कि इसको नौकरी की तरह नहीं लेना, या इसको एक काम की तरह नहीं लेना कि ये बस जबरदस्ती करना है, दिल नहीं कर रहा है फिर भी करना है, तो कभी खाना अच्छा नहीं बनेगा. खाना तभी अच्छा बनेगा जब उसमें प्यार होगा. Okay. तो बस वो सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं. मैंने कभी भी इंडस्ट्री में आने से पहले कभी भी किचन में कुकिंग नहीं की, क्योंकि मम्मी खाना बनाते थे, उनका खाना हमें बड़ा मजेदार लगता था. जब हम नानी के घर जाते थे, वहाँ वो खाना बनाते थे. तो Okay. देयर वाज नो, बट पंजाबी फैमिली से हूँ तो खाना तो मेन टॉपिक ही हमारे घर में खाना होता है. Okay. सो जब मैं बॉम्बे आई तो मेरे पेरेंट्स टर्न लेते थे
यू नो मम्मी मेरी सिस्टर के साथ अगर दिल्ली में है तो पापा मेरे साथ यहाँ है, अगर वो यहाँ है तो फिर पापा वहाँ है। तो शुरू का जो सो कॉल्ड स्ट्रगल पीरियड था वो, उसमें ऐसे हमारी शिफ्टिंग्स होती थी। तो एक बार मैं और पापा बॉम्बे में थे और हमें घर में खाना बनाना था, क्योंकि वी वर फेड अप ऑफ ईटिंग आउटसाइड फूड, कि बाहर से खाना आ रहा है, बाहर से खाना आ रहा है। तो मैंने उनको बोला मैं आज खाना बनाऊंगी। ओके तो ही सेड कैसे बनाओगे, बिकॉज तभी मोबाइल्स नहीं थे, ट्रंक कॉल्स की जाती थी। तो मैंने कहा मैं मम्मी से पूछ लूंगी, पनीर वनीर बनाना तो बड़ा आसान होता है। हाँ ये तो हम लोग बाहर से रोटियां मंगा लेंगे और पनीर मैं घर में बनाऊंगी। ओके So my dad said okay. So he was sitting with somebody outside and I was in the kitchen. और मैं छोटी सी थी, मतलब सोचो 16 साल की, मैं किचन में घुसी और मैंने कहा पनीर, मुझे मेमोरी में ये था कि नींबू डाल के दूध में मम्मी पनीर बनाते हैं। ओके तो मैं नींबू डाले जा रही हूँ, पनीर फट नहीं रहा, नींबू डाले जा रही हूँ, पनीर फट नहीं रहा। मैंने कहा, ये क्या चक्कर है। और कॉल लगा रही हूँ तो कॉल लग नहीं रहा था, इमीडिएटली तो लगता ही नहीं था वैसे भी। हाँ ऐसे छोड़ो, आई टोल्ड माय डैड कि पापा दिस इज नॉट वर्किंग, आई थिंक वील हैव टू कॉल फॉर फूड फ्रॉम आउटसाइड बिकॉज पनीर बना ही नहीं है। सो ही सेड ओके देन लीव इट। आई सेड आई लीव द मिल्क, शाम को चाय में वील हैव मिल्क एंड यूज कर लेंगे उसको। सो वी हैड आवर लंच। अब 5 साढ़े 5 बजे चाय बनाने का टाइम आया, तो ऐसे चलो भाई चाय बनाते हैं। जब चाय बनाने के लिए गई, गरम किया दूध तो दूध फट गया। सो आई रियलाइज्ड कि गरम करके उबले हुए दूध में नींबू डाला जाता है, नॉट ठंडे दूध में। दैट्स हाउ आई लर्न हाउ टू मेक पनीर ऑन माई Okay. ओन। ओके तो ऐसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करके, लेकिन मुझे ना किचन में मजा बड़ा आता था। ओके आई डोंट नो व्हाई, व्हाट काइंड ऑफ जॉय इज इट। तो लेकिन वक्त कभी मिला नहीं। कभी कभी बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स आए जब सेट्स के ऊपर आउटडोर में गए, हाँ दिल किया कि अब यूनिट का खाना नहीं खाना है इतने दिन, तो थोड़ा सा अपने आप बनाते हैं। तो माशूक के सेट पे हमने एक गैस लगवा दी अपने फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में हम रह रहे थे। सो वहाँ कुकिंग कर ली। तो आई यूज्ड टू एंजॉय जब मौका लगता था, बट कभी भी इतना वक्त नहीं मिलता था कि किचन में आप खड़े होके खाना बनाओ। शादी के बाद में वो मौका भरपूर मिला मुझे, क्योंकि इट वाज माय किचन, इट वाज माय हाउस एंड माय ओन सेटअप, यू नो। तो मैंने कहा अब मैं खाना बनाऊंगी ओके एंड मैंने वहाँ पे खाना बनाना शुरू किया। एंड माय हस्बैंड यूज्ड टू लव माय फूड, ही यूज्ड टू से अरे यू कुक वेरी वेल, यू कुक वेरी वेल। और मैं रोज एक एक डिश रात को डिनर पे अपनी एक्सपेरिमेंटल बनाती थी, अच्छा यू नो। और कभी फ्रेंड्स बहुत आते थे तो उनके लिए बना दिया एंड एवरीबॉडी वुड से ओ दिस इज वंडरफुल। तो आपका एनकरेजमेंट लेवल बढ़ता जाता है जब आपको यू नो प्रेज किया जाता है। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे जो कहते हैं ये तो बड़ा थैंकलेस सा जॉब है, क्या किचन में खड़े होकर यू नो पसीने में खाना बनाना ये वो। बट मुझे हमेशा से जब भी मैं किचन में घुसी हूँ, ये नहीं कि मैं रोज दिन रात खाना बनाती हूँ, बट जब भी मैं घुसती हूँ मैं कुछ इनोवेट करती हूँ या मेरा दिमाग। दूसरी चीज मैं जब किचन में घुसती हूँ उसका एक और रीजन होता है, जब मैं बहुत स्ट्रेस्ड होती हूँ ओके तो मुझे लगता है कि मैं आर्ट भी करती हूँ, काफी कैनवसेस पेंट करती हूँ, ओके स्कल्पचर्स बनाती हूँ। मेरा एक वो भी एक आर्ट फॉर्म है, ये मेरी Okay. हॉबीज है। और जब मैं स्ट्रेस में होती हूँ और नहीं करता कुछ भी दिल करने के लिए, तो मैं किचन में जाके कुछ अच्छा सा बनाना शुरू करती हूँ। और जब मैं किचन में खाना बनाने के लिए घुसती हूँ तो मेरा 1 डेढ़ 2 घंटा कहाँ चला जाता है पता नहीं लगता, और ध्यान एकदम उस मैं स्ट्रेस फ्री हो जाती हूँ। सो Okay. आई थिंक इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ जॉय। Okay. ये मैंने धीरे धीरे डिस्कवर किया कि पेंटिंग करना मुझे जॉय देता है, ट्रैवल करना जॉय देता है, कुकिंग करना जॉय देता है। सो इट्स फॉर माय ओन इनर सोल, आई एम Okay. फीडिंग माय सोल, यू नो। आई एम एट एन एज एंड स्टेज वेयर आई कैन अफोर्ड टू फीड माय सोल एंड डू थिंग्स जो मुझे करनी थी हमेशा से, या मुझे दिल करता है करने का। मेरा माइंड आज कैनवस पे होता है तो कल चूल्हे पे होता है और परसों एयरक्राफ्ट में होता है, कुछ पता नहीं कैसे, बट दिस इज हाउ आई वांट टू लिव। These are But my you took terms your of life. passion of cooking to the next level, right? Yes, so that also I give it to my friends because when I cook, जब कोई आ रहा है घर में और मैं कई सारी चीजें बनाती हूँ अलग अलग तरीके से, तो वो जो प्रेजेस मिलते हैं उसके बाद मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि भाई व्हाई डोंट यू डू दिस, यू नो दिस इज अ न्यू थिंग। एंड तो मैंने मस्ती में अपना पहला पॉपअप किया फूड फेस्ट। मैंने कहा चलो ठीक है, लेट मी ट्राई रियल वर्ल्ड में जाके कैसे होता है, जो अनजान लोग आपका खाना खा रहे हैं, आप जानते नहीं हो। यहाँ तो सब जान पहचान वाले प्रेज ही करेंगे, यू नो।
बट प्रेज करेंगे पर उसमें भी जेन्युइन प्रेजेस थे विच यू कैन फील, यू कैन अंडरस्टैंड. And so my mother, when she complimented me years back, the first time when she had my food, and she said, "नानी के खाने का स्वाद है, नानी के हाथ का स्वाद है." तो that was a compliment for me. And मैंने फिर अपना पहला फूड पॉपअप किया, फूड फेस्टिवल किया 10 दिन का, अपनी ग्रैंड मदर की रेसिपीज और मदर की रेसिपीज से बनाए हुए नॉर्थ इंडियन खाने के ऊपर. Okay. और अब जो मैं कर रही हूँ 11 अप्रैल अप्रैल को. से, ये भी 10 दिन का है, टिल 20th April, 10th to 20th. This I'm doing it at Juhu, at a place called Fuchsia Loft. Okay. तो वो क्या है, it's a very conversational bar kind of a place, जहाँ पे शाम को म्यूजिक होता है बड़ा अच्छा, और एक अच्छी सी एम्बियंस होती है. तो मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं जो वो वाले नॉर्थ इंडियन कुजीन और वो ग्रैंड मदर रेसिपीज से थोड़ा अलग हो. तो मैंने एक स्टोरी क्रिएट की जो रियल स्टोरी है मेरे फादर की सर्विसेज लाइफ जो मेरी है, डिफेंस आर्मी की लाइफ, जहाँ पे हम अलग अलग जगहों पे पोस्टिंग होती थी. तो हम जब अलग जगह पे जाते थे तो मम्मी वहाँ की कोई ना कोई खास चीज़ सीख लेती थी अच्छा. और हम खाते थे. तो मैंने हर एक अपनी पोस्टिंग्स की जो मेरी मेमोरीज हैं और जो खाने मैंने खाए हुए हैं, वहाँ से मैंने उठा उठा के, मिलिट्री चाट है, Wow. या हम लोग कोलशत में थे यहाँ, तो सिंधीज बहुत फ्रेंड्स थे. Okay. तो दाल पकवान को कैसे ट्विस्ट करके बनाया जाए, That's nice. यू नो. तो Yeah. इस तरह की मेस हमारी जो होती है, सर्विसेज की मेस, उसमें कैंटोनमेंट में आप रहते हो तो मेस में आपका खाना बहुत बहुत बार हम जाते थे, यू नो. तो वहाँ पे एक हमें कुरकुरे भिंडी दी जाती थी, विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम, That's from Jaipur. दैट इज फ्रॉम जोधपुर. Jodhpur. जोधपुर Okay. में. सो तो मैंने उसको यहाँ इनोवेट किया, उसका डिप बनाया, और मेरे साथ मेरे बहुत क्लोज शेफ हैं, शेफ निखिल, जिन्होंने बैठ के ये सब साथ में क्यूरेट करवाया, और वो भी ये फेस्टिवल में मेरे साथ हैं. और हमने एक बहुत ही अच्छी कुछ 13-14 चीज़ें एक मेन्यू में, स्पेशल मेन्यू में इन 10 दिनों के लिए रखी हैं यहाँ पे. और दूसरा है कि मैंने फर्स्ट टाइम इनोवेट किए हैं कॉकटेल्स, क्योंकि वो एक फ्यूशिया एक कॉकटेल बार है, तो मैंने वहाँ पे कुछ कॉकटेल्स भी इनोवेट किए हैं. Okay. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी. और फिर आप कैसे जाके किचन के शेफ्स के साथ, उनके शेफ्स के साथ बैठ के उनको आप ट्रेन करते हो कि आपकी ये सारी रेसिपीज हमारी हैं, और उनकी ट्रेनिंग कुछ 10-12 दिन चलती है, जहाँ पे आप उन्हें प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप अपने क्यूजीन से एकदम हटके इस क्यूजीन में आ जाएं. Okay. तो वो भी एक चैलेंजिंग चीज़ है. एंड आई थिंक बट इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. और मेहनत का काम है, उसमें भी ऐसे कुछ आसान तो है नहीं. और इतने बड़े बड़े शेफ्स हैं हमारे इंडिया में, तो है ही है, वर्ल्ड में देखिए आप कितने हैं. हाँ. तो मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है किसी के साथ में भी. मुझे लगता है कि मैं जो दिल से क्यूरेट करती हूँ और शौक से बनाती हूँ, प्यार से खिलाना चाहती हूँ, बस यही मेरा यूएसपी है. So kitchen को next level पे लेकर गए हैं आप. कोशिश है. Yeah, so you have that passion, that love for cooking, Yeah. and that, you know, that memories you have with food, Yeah. वो सब लेकर आ रहे हैं. And that's what, you know, beyond kitchen is not कि तुम kitchen से दूर भागो, बिल्कुल. कि तुमने, but it's just that did you, you know, achieve your passion जब तुमने वो किया, जो, and your love for kitchen, you know, it has gone to another level. And that's you know, यही इसके बारे में ही हम बात कर रहे हैं कि कितने अपने पैशन को आप किस लेवल पर लेके जा सकते हो, हैप्पीली अगर आप किचन में हो तो भी. बिल्कुल हैप्पीली आपको किचन में रहना चाहिए. मैं तो कहती हूँ जो भी करो हैप्पीली करो. अगर आप हमें पता है कई चीजें हमें मजबूरी में करनी पड़ती हैं, लेकिन अगर उसमें भी एक खुशी का तड़का डाल दिया जाए तो मजा अलग हो जाएगा. Totally. So just a quick rapid fire with you. Okay. These rapid fires. Okay. So tell me about your first crush. First crush. Yeah. It's very difficult because I'm sure it was crushed. I don't remember. One crush story you must have.
Nothing. There was one boy in when I was in school. There was one boy who used to uh, get dropped at the same bus stop. So we used to come by school buses. Okay. तो हमारी बस 2 बजे आती थी और उनकी बस भी 2 बजे आती थी. Okay. तो वो हमारे घर के ऑपोजिट रहते थे. अच्छा. तो जब हम बस स्टॉप से उतरते थे तो इट वॉज अबाउट 100 मीटर वॉक टू द हाउस. तो वो पीछे पीछे आता था, मैं आगे आगे चलती थी. कभी मेरी फ्रेंड्स होती थी साथ में, कभी मेरी कज़न होती थी साथ में. तो वो ही एक क्रश था. और फिर वो अपने दरवाजे से ऐसे झांक के देखता रहता था, हम इधर की करते रहते थे और उसको देखते रहते थे. दैट इज ऑल, लाइक दैट्स ऑल आई रिमेम्बर अबाउट the first fascination of a boy is attracted to you and you feel attracted. Okay. Your favorite food? My favorite food is healthy comfort food. Again, it's a very it can be elaborated a lot, but healthy comfort food का मतलब है कि जो चीज़ आपको खाने में इंडाइजेशन ना दे, हल्की और स्टमक हो और घर की बनी हो, मुझे वैसा खाना पसंद है. Okay. और हेल्दी इसलिए क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ ना खाऊं, पैकेज्ड फूड्स या ओवर तला हुआ, ओवर ऑयली, जो मेरे सिस्टम को सूट नहीं करता, क्योंकि मुझे बचपन से आदत नहीं है उस तरह का खाना खाने की. सो आई लाइक हेल्दी कंफर्ट फूड. Okay. Your favorite 90s co-star? My favorite 90s co-star is there are so many favorites because all of them I worked with were really, really When you have fun. to choose. So Akshay was my favorite co-star because we used to have a lot of masti. And somewhere मुझे ऐसे लगता है कि वो जो मस्ती मजाक का एक कीड़ा होता है ना, वो सेम लेवल का था. Okay. तो हम खिंचाई बहुत आसानी से तीसरे की कर पाते थे. अच्छा. और फिर कई सारी फिल्में साथ में की, तो वो फन एलिमेंट अलग होता है. Another co-star of mine whom I've really admired is Govinda. Okay. I have always admired him. I have always loved his way of dancing. I've always that happiness on his face. I always have loved. Of course, he was senior and thing, but तो क्या वो लेट उनके आते थे साथ- उनके बारे में जो बोलते हैं? हाँ जी. वो लेट आते थे? पर वो देखो, लेट भी अगर आते थे ना तो वो अपना काम करके जाते थे. आप टाइम पे आओ और 10 टेक दो, और ये थोड़ा सा लेट आकर एक ही टेक में ओके कर दें, अच्छा. तो फायदा तो फिर है ना. ओके. सो 90s का एक कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस है जिनकी बुरी आदत के बारे में आपको एक उनसे यार ये एक इशू हमेशा रहता था आपको, उनकी कोई हैबिट या उनकी कोई ऐसी बात कि आपको ये यार शूटिंग में इनके वजह से मुझे थोड़ी परेशानी हो जाती थी? मुझे परेशानी तो नहीं कभी भी हुई, बट मुझे एक चीज की परेशानी हर फिल्म में होती थी कि हर फिल्म में ना उस दौरान रेन सॉन्ग्स डालते थे. अच्छा. अगर आपको याद हो, हर फिल्म में गाना है बारिश में. हाँ, पर आप बहुत ब्यूटीफुल लगते थे बारिश में. वो अलग बात है, आई एम लेकिन ग्लैड वो होता था. आई नो, बट उसके पीछे क्या होता था, इतने बड़े बड़े ब्लोअर लगाए जाते थे. ठीक है, आपको उस ब्लोअर के सामने खड़े होकर और बारिश के अंदर और डांस करना है, और इतना विगरस डांस करना है. तो वो ब्लोअर से तो मैं उड़ के कहीं चले जाऊं, इतना ज्यादा स्ट्रांग होता था. और मुझे हर बार वो एक फिल्म के अंदर एक गाना तो मेरी हर फिल्म में होता था. हाँ. बारिश का वो मुझे बड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता था कि ओ गॉड, अगेन टू गेट वेट. समटाइम्स रात का गाना है तो हाँ. फुल नाइट बलमा का हम गाना कर रहे थे, पूरी रात बारिश में, अच्छा. और पूरी रात वो भीग रहे हैं हम. तो अंदर जा रहे हो, रूम में जा रहे हो, वापस आप ड्राई हो रहे हो, फिर वापस. इट्स वेरी टफ टू डू रेन सॉन्ग्स. यस. तो वो मुझे हमेशा से तकलीफ देता था. ओके. योर फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? So my favorite travel destination, if you ask me, in India, I love to travel to Lonavala because I actually travel very often. I love Goa. I travel very often because I have a hotel there. I have a resort there. So I go very often and I enjoy these places because they're like home. When I travel abroad, I like to go to Europe. I enjoy the cobbled streets and the culture, and
it's different. It's very, understated and nice. I enjoy Europe. ओके योर 90s फीमेल को एक्ट्रेस जहाँ जिनके आप टच में अभी भी हो बिकॉज आई सॉ यू हैव अ लॉट ऑफ गैंग जो अभी भी चिल करते हैं सो योर फेवरेट योर बेस्ट फ्रेंड वी कैन से बेस्ट फ्रेंड तो कोई भी मेरी इंडस्ट्री में नहीं है. ऑल माई फ्रेंड्स आर द बेस्ट. I would say my co-stars are good. The people whom I'm on and off in touch is I'm in touch with Ravina in Neelam, then Pooja Bedi, then a lot of them actually, you bump into each other and you have a good connect even on phone. We are hi hello करते रहते हैं हम एक दूसरे को विश करते रहते हैं. So yeah, I have a bunch of very nice girls from my time. Madhu, very much in touch with Madhu. Then so many of them actually. ओके सो यू नो आपके बहुत सारे वीडियोस भी ऐसे हैं जहाँ पर आप अपनी फ्रेंड दिव्या भारती के बारे में बात कर रहे हैं वन मेमोरी दैट यू वांट टू टेल अबाउट हर जो यू नो दैट रिमेन्स विद यू See, what remains with me for Divya, जो मैं बहुत जगह बोल भी चुकी हूँ, is the kind of vivaciousness she had, the kind of life that she had, and the kind of spark she had in her. Very lively girl and very warm-hearted. At least with me, she was very warm-hearted. और हम फिल्म सेट पे काम कर रहे हैं तब भी वो होता था, और नहीं भी कर रहे हैं और मिल गए, या एक ही सेट पे शूटिंग कर रहे हैं, अब वो अपने सेट पे, मैं अपने सेट पे, वो एक ही स्टूडियो में है, तो वो या मेरे नेबरहुड में वो रहती थी, तो मिलना है शाम को, या मतलब मैंने ऐसा गोल्डन हार्ट देखा नहीं है वो लड़की का जैसा देखा. वेरी वेरी वार्म हार्टेड गर्ल, एंड इट्स अ ह्यूज लॉस टू द इंडस्ट्री, टू अस, टू एवरीवन. ओके आपकी करंट फेवरेट बॉलीवुड स्टार करंट फेवरेट कितनी करंट चाहिए आपको? एक कोई भी सो देखो, मुझे ना, आई हैव ऑलवेज लाइक्ड दीपिका पादुकोण. ऑलवेज आई हैव admired. There's something very earthy about her, something very nice about her. तो मुझे वो बहुत पसंद है. मुझे आलिया भट्ट बहुत पसंद है, काम बहुत अच्छा करती है. और somehow मुझे सारा अली खान बहुत पसंद है. Okay. I like her life. I used to always like बेताब. बेताब फिल्म आई थी जब अमृता सिंह की, तो मुझे वो बहुत पसंद थी फिल्म, और एकदम अलग अंदाज, तो वो झलक मुझे सारा में नजर आती है. What's your take on this nepotism controversy? मैं ना कंट्रोवर्सी से दूर रहती हूँ, पहली बात. दूसरी बात ये है कि आप और मैं कितना मर्जी बोल लें, वो जो चीज़ है वो रहेगी, जो चीज़ नहीं है वो नहीं है. उसके बारे में आप जितना मर्जी बोल के कोशिश करें कि ये है, वो होने वाली नहीं है. सो दैट्स हाउ systems work. That's how. But do you think कि जो अच्छे एक्टर्स होते हैं उनको इस वजह से काम नहीं मिलता? Do you think that is the reason? देखो, ऐसा नहीं बोल सकते कि काम नहीं मिलता. मैं भी नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हूँ, मुझे काम मिला ना. Yes. और मेरी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हैं, तो उनको भी काम मिलता है. It's just that you have to be at the right time, at the right place, and your destiny, your luck has to be strong. But definitely फन अप तो रहता ही है ना, कि आपकी इंडस्ट्री में आपका पूरा फैमिली है, तो आपके लिए एक जर्नी, एक स्टेप लेना आसान हो जाता है. Okay. बाहर वालों के लिए वो स्टेप लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. दैट्स द ओनली डिफरेंस, एंड दैट्स अ बिग डिफरेंस. That's a big difference. Yeah. अच्छा, so just one last thing कि आपने अपनी हर ड्रीम को अचीव किया है, एंड आपके जो भी लाइफ में रहे, लाइक यू सेड कि अगर जो भी डिसीजन होगा, अगर वो रॉन्ग होगा तो भी मेरा डिसीजन है, अगर राइट होगा तो भी मेरा डिसीजन है. यू नो एवरीथिंग. किचन को आप एक अलग लेवल पर लेकर गए हो, जहाँ पे वो आपका पैशन है, और आपने उस पर भी अपना एक अलग उसको अलग तरीके से एक डायरेक्शन दिया. सो जो सारी फीमेल्स हैं जिनके ड्रीम्स हैं, लेकिन दे आर नॉट एज लकी एज यू के वो थोड़ा सा वैसा रहे, लेकिन तो जो उनके ड्रीम्स हैं और वो स्टक हैं फिलहाल, वो आपको आपकी इंटरव्यू सुन रही हैं, तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे? मैं पहली बात तो ये बोलना चाहूंगी कि कभी ये मत सोचो कि वी आर नॉट एज लकी एज यू. लक हम अपनी चेंज कर सकते हैं.
हमारी डेस्टिनी में कुछ चीजें हैं, लेकिन हम अपनी डेस्टिनी को भी एक मोड़ दे सकते हैं। वो हमारे हाथों में हमारे हाथों में है। हम अपनी कन्विक्शन को पहले अपने आप को टटोलें, हम अंदर देखें कि हमारे में कितनी स्ट्रेंथ है अपनी बात कहने की, अपनी बात रखने की। अगर हमारी स्ट्रेंथ है तो सामने वाला आपको कभी नहीं रोक सकता। हमें रोक कौन रहा है? हमें गाइड कौन करता है? वी आर लिविंग फॉर आवरसेल्व्स। तो हमें हमारे अंदर हमारा माइंड गाइड करता है। हमारे अंदर वो जो स्टक वाली फीलिंग आप कह रही हैं कि लोगों को होती है, कौन उन्हें स्टक फीलिंग दे रहा है? आप खुद कर रहे हैं। आप खुद अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं। क्यों? टेक अ स्टेप। कुछ कुछ भी नहीं होता। आपको चांस लाइफ में लेना पड़ता है, और जरूरी नहीं है कि हर चांस सही पड़े, हर कदम आपका सही पड़े, बट डजेंट मैटर। आप ठोकर खाएंगे तभी सीखेंगे। और मैं लकी जरूर हूँ, लेकिन मेरी स्ट्रगल्स, मेरी जर्नी, मेरे अंदर मेरे जो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। और मैं अपने आप से डिबेट करती हूँ कि मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं। आपके घर वाले भी आपको एडवाइस देंगे, आपके फैमिली वाले भी आपको एडवाइस देंगे, आपके फ्रेंड्स भी आपको एडवाइस देंगे, लेकिन हर एक की एडवाइस लेके आप नहीं चल सकते। आपको अपने अंदर टटोलना पड़ेगा, आपको क्या चाहिए। और अगर आपको जेन्युइनली खुशी मिलती है कुछ करने की, तो जस्ट स्टेप आउट एंड डू इट। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था जो मुझे पूछना था कि आपके जैसे कि वादा रहा सनम में जो जो आपने वाइट ड्रेस पहनी है, उसके बाद हर फीमेल उसी ड्रेस में नजर आती थी। टेल अस अबाउट योर क्रेजी फैन स्टोरीज ना, जैसे जो जैसे कि आपको एक वो था सर पर, उसके बाद में सब जगह पे वही नजर आता था। सो टेल अस अबाउट योर क्रेजी फैन स्टोरी ना, जो फैशन जो आपने किया और वो वहाँ पे सब हर कोई उसी में नजर आया। पहली बात तो क्रेजी फैशन स्टोरीज। हाँ, क्रेजी फैशन स्टोरीज। ओके। बाल हम लोग बनाते थे इतने बड़े बड़े, वो ना 60s के बूफर्स थे और ना ही कुछ, मतलब वो कुछ बीच में था। हाँ। पता नहीं क्या था। अब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है ये हम करते थे। सो इट वाज वियर्ड फेज ऑफ फैशन, यू नो। और ड्रेसेस भी कुछ अलग अलग थी। मेरी जोजीता की भी कॉस्ट्यूम देखिए बहुत कॉपी की गई थी। जो हाँ। सलवार थी उसमें भी डिफॉल्ट हो गया था। सलवार पहनी हुई थी, शर्ट जो थी वो उसकी फिटिंग ठीक नहीं थी, तो ये बताने के लिए कि भाई ये फिटिंग ठीक नहीं है, ये दादा ठीक करवा दे, मैं शर्ट पहन के सेट पे आकर बैठ गई। तो मंसूर ने कहा ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, नॉर्मल जीन्स वाली शर्ट हाँ। और नीचे सलवार, तो एक वेस्ट कोट पहना दे। तो वेस्ट कोट पहन लिया ऐसे ही ऊपर से। हाँ। तो बेसिकली वो फैशन अपने आप बन गया। इवन स्कूल यूनिफॉर्म पे जो हेयर स्टाइल था, स्कूल यूनिफॉर्म में तो मैं स्कूल में हम वैसे ही दो गुत्ते करके हाँ, जाते थे स्कूल, तो हाँ, वो ही वहां पे किया। वो तो बेसिकली एवरी स्कूल गोइंग गर्ल डज इट, यू नो। या तो वो फैशन बन गया। जोजीता की ड्रेस फैशन बन गई, खिलाड़ी की वाइट ड्रेस फैशन बनी, येलो ड्रेस खुद को क्या समझती है जो वो हाँ। थी वो फैशन बनी। सो बेसिकली वो पता नहीं, हम तो मन से कर लेते थे कि ये करना है। और आई वॉज अ लिटिल फसी, क्योंकि मैं निफ्ट की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो फैशन डिजाइनिंग का थोड़ा सा कलर्स ये वो का था। तो मैं बोलती थी नहीं मुझे ये येलो कलर, ये मैं हर फिल्म में येलो और व्हाइट तो पहनती ही थी। पता नहीं, एवरी फिल्म हैड येलो एंड व्हाइट, इफ यू सीन ऑल ऑफ देम। सो कहीं ना कहीं वो जोजीता में भी शहर की परियों में व्हाइट लहंगा चोली था। या सो एवरी और फिल्म दिवाली बलमा में तो भी हर था। कोई वही नजर आता था हर जगह हाँ, पे। सो वो फैशन बन जाता था। फिर आप लिंकिंग रोड पे जाएं तो वही लटका सब होता जगह। था। So you feel good, you know, Yeah. it's a good feel factor. बट टेल अस अबाउट दैट, कोई सा क्रेजी फैन मोमेंट रहा कि कोई ऐसा जो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया आपके? क्रेजी फैन मोमेंट्स तो बहुत सारे थे। वन स्टोरी। वो स्टोरी मैंने अभी किसी और जगह भी बताई है, जो मुझे कभी कभी ना गूज बम्स दे देती है। कि मुझे मैं फैन लेटर्स आती थी पहले, ठीक है, पहले सोशल मीडिया तो था नहीं कि आपके फैंस आपको कहाँ रीच करें। हाँ। तो फैन लेटर्स आती थी, तो हम लोग इतने इतने लेटर्स होते थे, तो कोई दिन एक छुट्टी का मिलता था या आधा दिन मिलता था, तो मैं वो फैन लेटर्स पढ़ने का मुझे बहुत शौक था। ओके। मैं हर फैन लेटर पढ़ती थी जितना हो सके। ओके। तो वो फैन लेटर, तो एक दिन सुबह उठ के, छुट्टी का दिन था, आई वाज हैविंग माय टी एंड एवरीबॉडी वाज सिटिंग एंड आई सेड चलो वो ले आओ टोकरी। तो टोकरी के अंदर ना ऐसे फैन लेटर्स पूरा हफ्ते की पड़ी होती थी।
मैंने जैसे ही पहली लेटर खोली, the whole letter was written with blood. Oh my God. And I got so scared. I thought, is it a red ink or it was blood? And मैंने immediately अपने मैनेजर को फ़ोन किया. मैंने कहा, शशि जी प्लीज़ इसको ना हमको we must reply because this is not right to cut yourself or what is it. तो वो फैन ने मेरे को रोज़ एक लेटर आती थी ब्लड में ऐसे कि मैं अपनी रिस्ट काट लूँगा अगर मुझे आप नहीं मिलोगे, और दैट काइंड. सो इट वाज वेरी स्कैरी. इट वाज वेरी स्कैरी. तो मैंने एक्चुअली अपने हाथ से वो लेटर लिखी थी कि प्लीज़ अगर आप जेन्युइनली मेरे फ़ैन हो और पसंद करते हो, फर्स्ट स्टॉप कटिंग योरसेल्फ बिकॉज दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प. और मुझे भी याद नहीं है, बट मैंने थोड़ा सा ऐसा ज्ञान टाइप लेटर लिखी थी जिसमें, और समवेयर उनकी जो भी वो था फ़ैन, उसका एक कोई आई डोंट नो फ्रॉम उड़ीसा और समवेयर, तो वो सॉरी का लेटर उसने नॉर्मल पेन में लिखा Wow. आफ्टर लॉन्ग टाइम. एंड दैट वाज वेरी स्कैरी फॉर मी. आई थिंक इतना क्रेजीनेस किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नन ऑफ अस आर वर्थ दैट मच कि आप अपने आप को काट लें, खून निकाल लें, और इस तरह का साइकोटिक बिहेवियर. आई थिंक दैट इज वेरी स्कैरी. Great. एक और किस्सा है, मैं बताती हूँ आपको, जो मैंने शायद नहीं मेंशन किया. सो मेरा एक ऑफिस है, उसके बाहर मैं वहाँ रोज़ जाती थी. कोई ना कोई मीटिंग हो या कुछ हो, रोज़ तो नहीं, मतलब जितना मैक्सिमम जा सकते थे. ये अभी की बात है, पिछले कुछ 10 सालों के अंदर. और वहाँ पे ना जब भी मेरी गाड़ी आके रुकती थी, एक बंदा वो गेट के ऊपर खड़ा होके मुझे देखते रहता था. सो पहले तो, और कभी आगे नहीं आया, कभी कुछ नहीं, बट ही हैड दिस वेरी वियर्ड स्टर्न लुक, and he would just keep looking at me. He would keep standing there till the time I don't get out of the office. चाहे मैं वहाँ 2 घंटा हूँ, चाहे मैं वहाँ 6 घंटा हूँ. तो धीरे धीरे जब मैंने नोटिस करना शुरू किया, तो मुझे डर लगने लग गया कि ये हो क्या रहा है. वॉचमैन ऑल्सो वेंट, टोल्ड हिम कि यहाँ मत खड़े हो. वो चला गया, फिर वापस आ गया. तो ये सिलसिला काफ़ी साल चला, नॉट इवन मंथ्स. मैं जब गई हूँ वो तब वहाँ पे रहा. फाइनली जाकर उसको एक दिन बुलाया, उसको बिठाया, उसको चाय पिलाई, और उसको पूछा कि, बिकॉज वो कुछ करता नहीं था ना कहता था, बस खड़े होकर मुझे देखते रहता था. दैट्स लुक ओनली यूज्ड टू स्केयर मी. क्यों, मतलब या तो बात कर लो या तो कुछ ऑटोग्राफ ले लो, फोटो ले लो, बट ऐसे क्यों घूर रहे हो. सो देन आई कॉल्ड हिम, एंड हमेशा मेरे वॉचमैन को भी वो बोलेगा या ड्राइवर को भी बोलेगा नहीं ठीक है. तो एक दिन बुलाया, ऑलमोस्ट 1-1.5 साल के बाद. I couldn't take it anymore. I used to, गाड़ी से उतरने के पहले मैं देखती थी पहले कि कहाँ खड़ा हुआ है वो. And then I told him, I said, तो we realized that he couldn't speak. Oh. And so he just used to do this sign language. And I told him, please don't stand here because, you can take pictures if you want or whatever. And he took a picture and everything, and after that I didn't see him. So ऐसे कई इंसिडेंट्स होते हैं, बहुत सारे हैं. ये तो बहुत ही 2 ऐसे हैं जो हमेशा याद रहते हैं. Amazing. So Aisha, what I मतलब मुझे जितना पता था was about 90s era, and जितना हम आपको सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तो वो तो फैन है ही. लेकिन अब इस इंटरव्यू के बाद you as person, as that woman who broke all the stereotypes and living on her own terms, and the entire interview had so much that we have to take from that interview. Thank you so much, and we are more in love with you now. Oh, Thank you so much. आप studios में आए और and you gave us that your precious time. It's my Thank you so pleasure. I much. really enjoyed it, and I felt at home. Thank you so much. Thank you.